So let us start the remaining part of lecture number 4. Remaining part of lecture number 4. Part 2. This is about coal. Humans have been using coal since 2000 years. आप कह सकते हैं कि 2000 ईयर से कोल यूज़ हो रहा है. ओके, 2000 years. So what is a coal come? Vegetable black or brownish black or brownish black sedimentary rock with high amount of carbon and hydrocarbons. So there are different types of coals. आपको मिलेंगे different types of coal हैं. आपको मिले 1, 2, 3, 4 एनर्जी कंटेंट के लिहाज से कि सबसे टॉप में किसमें एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है और कंटेंट किसमें सबसे एनर्जी कंटेंट किसमें ज़्यादा है और सबसे कम किसमें. So the classification, सबसे पहले आता है एंथ्रासाइट contains 86 to 97% carbon, highest heating value is one type, mainly used for metal industry. Then a bituminous contains 45 to 86% carbon. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आ सकता है. रॉ मटेरियल यूज इन रॉ मटेरियल्स मेकिंग स्टील, आयरन, स्टील एटसेट्रा. सिमिलरली नंबर 3 थर्ड है सब बिटुमिनस कंटेन्स 35 to 45% कार्बन, आल्सो यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एज अ फ्यूल. एंड फोर्थ इज द लोएस्ट रैंक लिग्नाइट इज आई थिंक contains 25 to 35% कार्बन एंड लोएस्ट एनर्जी कंटेंट है. अब थर कोल में फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के केस में हम कह सकते हैं कि थर कोल जो है थर कोल लिग्नाइट है. फिर भी ये यूज़ हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड टू सिंथेटिक नेचुरल गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. डिफरेंट मैकेनिज्म करके इसको डीजल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. हाउ कोल was formed, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायजेनेसिस. Diagenesis is the process in which under pressure condensed organic material is converted into peat. आप जो है ना कोई प्रेशर में जो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस बिफोर द डायनासोर्स मेनी जायंट प्लांट्स डाइड इन स्वैम्प्स, दिस इज ऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक है, तो अंडर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर जो है दिस मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पीट टाइप मटेरियल. पीट इसको कह सकते हैं. देन फर्दर हीट अगर सप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोल में. देन पीट इनटू कोल. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द प्लांट्स वर बरीड अंडर वाटर एंड डर्ट. ठीक है, विद माइल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर से कन्वर्ट हो जाएगा ये. हीट एंड प्रेशर टर्न द प्लांट डेड प्लांट्स इनटू कोल. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायजेनेसिस. नेक्स्ट यूज ऑफ कोल. ऑलरेडी वी नो दैट यूज ऑफ कोल क्या है. पावर प्लांट्स में यूज हो रहा है. ठीक है, steam turbines to generate electricity. Concrete and paper industries burn large amount of coal to produce heat.
then comes steel industry, finally converted into gases or liquid. सिंथेटिक फ्यूज में यास हम कर सकते हैं कि इसको फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है थर में, गैसिफिकेशन ऑफ थर कोल, वो उसको गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, थर कोल है, ठीक है। एक मैकेनिज्म होता है कि उसको जो अंडरग्राउंड जो कोल है उसको, दिस इज कोल, इसको हम गैस में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट इनटू गैस, इसका कुछ मैकेनिज्म होता होगा जिसको सिंथेटिक फ्यूल्स। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ कोल कंजम्पशन बाय मेजर एंड यूएसए में आप देखेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आपको जो पोर्शन है ये देखेंगे सबसे 1990 से लेके आपका सन 1960 तक ये वो था जब आपका रेल्स के अंदर कोल यूज़ था, रेलवे ट्रांसपोर्ट। अब ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गया, वो यूज़ नहीं हो रहा जी रेल ट्रांसपोर्ट। ओके, अब देखेंगे ये एक्सटेंट हो गया ये, लेकिन अब उसके साथ था रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। इस अभी भी पाकिस्तान में यूज़ और होता है, आर्मी वगैरह के आप जाएँ तो वहाँ पे भी आपको एरियाज़ में एज आ हीटिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल के लिए आपको ठंडे इलाकों में जहाँ पे सियाचिन वगैरह है या उस तरह के आज़ाद कश्मीर के इलाकों में अभी भी आपको, अगर आर्मी कंटोनमेंट में जाएंगे तो आपको एक स्मेल सी नज़र आएगी, कोल वगैरह यूज़ होता है अभी भी, यानी भी तकरीबन वहाँ पे भी ख़त्म हो गया है। देन कम कोक प्लांट्स जो आपके स्टील वगैरह में यूज़ होता है। देन अदर इंडस्ट्रीज़ में ऑलमोस्ट अब देखेंगे आप जो ज़्यादा कोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन, और अब इलेक्ट्रिसिटी से अब बाकी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके अब बाकी चीज़ों को भी बजाय इसके कि हम कोल यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी है तो उसको भी हम थ्रू इलेक्ट्रिसिटी से इन चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। तो मेनली जो अब जो है कोल इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। देख सकें कितना टन कोल। Next come the nuclear energy. There are two types of, we can say that nuclear reaction, fission reaction and one is the fission and fusion. Fission is the breaking of heavy nuclei. हैवी न्यूक्लियाई, इस केस में हैवी न्यूक्लियाई को इनटू टू पार्ट्स, एंड इन केस ऑफ फ्यूजन के लाइट न्यूक्लियाई को कंबाइनिंग ऑफ, इसमें ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, ब्रेकिंग हैवी न्यूक्लियाई प्लस एनर्जी, इसमें कंबाइनिंग ऑफ हाउस, हमने कंबाइनिंग, इसका अपोजिट है हैवी के लाइट न्यूक्लियाई प्लस एनर्जी। इसके अंदर होगा चेन रिएक्शन है, और इस केस में क्या है, ये सन के अंदर जो सोलर कोर पे जो रिएक्शन होता है, सन के अंदर जो सोलर कोर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है वो फ्यूजन है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अवेलेबल, वन इज द फिशन reactors and other one are the fusion. Enormous energy present in bonds that hold the nucleus together. Bonds efficient के केस में क्या होगा कि आपके दिस बॉन्ड बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी ये होता है कि आपके एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, लेकिन एक एनर्जी है जिसने इसको बाउंड करके रखा होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग। अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो क्या हो सकता है कि ये बाइंडिंग एनर्जी को रिलीज़ हो जाएगी कुछ पोर्शन, तो उसको हम कह सकते हैं कि ब्रेकअप ऑफ, किसी मैकेनिज्म से इसको ब्रेक करेंगे, अगर हैवी न्यूक्लियर को ब्रेक तो वी कैन गेट एनर्जी। एवरी मेटल मटीरियल जो एलिमेंट है इसकी हर एक की बाइंडिंग एनर्जी है, सबसे हाईएस्ट जो है वो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो है आयरन की। आयरन के एटम को स्प्लिट करना
नॉट पॉसिबल। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे हाई है। 1939 में पता चला कि यूरेनियम 235 जो है, यूरेनियम 235 को जो है इसके न्यूक्लियस को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो रिलीज एज अ हीट व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन वाया फिशन। ठीक है, जिस तरह इस केस में रिलीज जब आपको बाइंडिंग एनर्जी के बॉन्ड्स जो होल्ड करता है इसको, यूज टू जनरेट स्टीम एंड ड्राइव स्टीम टर्बाइंस। सिंपल आगे वही है रंकाइन साइकिल जिसमें होता है रंकाइन साइकिल टर्बाइन। यूरेनियम मोस्ट वाइडली यूज एज अ फ्यूल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूरेनियम ऑफ आइसोटोप्स हैं। वन इज यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235 है, 234 भी है। 3 टाइप्स है। मच लार्जर एनर्जी रिलीज व्हेन न्यूक्लियाई कंबाइन इन फ्यूजन रिएक्टर्स। नेक्स्ट में क्या है कि फ्यूजन रिएक्टर में आप कह सकते हैं मच लार्ज एनर्जी, इससे ज़्यादा लार्ज एनर्जी रिलीज व्हेन न्यूक्लियाई कंबाइन इन फ्यूजन रिएक्टर्स। पहले फिशन था, अब आ गया फ्यूजन रिएक्टर्स मेनली ऑन स्टार्स। ये पॉसिबल नहीं है, अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। और एक MIT के अंदर MIT उन्होंने एक फ्यूजन रिएक्टर बनाया है और 2027 में उनका प्रोग्राम है। उनका गोल है टू अचीव 500 मेगावाट। MIT में ये काम हो रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पे इस पर काम हो रहा है। पार्टिकल एक्सीलरेटर का आपने नाम सुना होगा, पार्टिकल एक्सीलेटर है। इसके बाद लेज़र के थ्रू भी, इसके 2 तरह के टाइप है, लेज़र डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड प्लाज्मा लेज़र प्लस प्लाज्मा आप कह सकते हैं, प्लस प्लाज्मा ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए मेनली ऑन स्टार्स, लेकिन इस पर रिसर्च इज़ ऑन गोइंग। आपको MIT की एग्ज़ाम बताइए, उनका गोल है कि 2000 यानी इसका भी आपको एनर्जी चाहिए कि आपके 2 आपके जो है एलिमेंट आपस में मिलेंगे। हैवी लाइट न्यूक्लियस इन केस ऑफ, हम कह सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, डेट्रियम एंड H2 प्लस H3। H2 प्लस H3 इसको हम कह सकते हैं ड्यूटियम प्लस, या ये इसको T। तो इसमें क्या होगा कि आपकी एनर्जी रिलीज होगी हीलियम प्लस एनर्जी, इन दोनों को कंबाइन कराना है। इनको कंबाइन किस तरह से करेंगे, वी नीड एनॉर्मस टाइप ऑफ एक्सट्रीम हीट चाहिए, एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। इसके लिए गोल ये है कि आपकी 500 मेगावाट की आप इसके लिए ज़रा इसकी एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी चाहिए होगी कि आपको जो एनर्जी है वो सप्लाई करेंगे कि लेस एनर्जी सप्लाई करके आप मोर एनर्जी ले लें। तो इसको इग्नाइट करने के लिए इनिशियली आपको एनर्जी तो चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल आप इसमें से 50% इसको एनर्जी आपको अगर चाहिए इसको कंबाइन करने में, तो ऑलमोस्ट आपको 40% एनर्जी अगर मिलती है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 50% एनर्जी आप इसको इग्नाइट करने में लगा रहे हैं तो आपको कम अज़ कम 200% मोर एनर्जी मिलेगी, फिर तब आपको इसका फ़ायदा है। उसका इंशाअल्लाह ताला रिसर्च इज़ ऑन गोइंग, जल्दी जो है ना ये इसके फ़ायदे बहुत हैं। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल रिएक्शन नॉट येट कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल नहीं है इसके केस में। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में माइनिंग, देन कन्वर्जन, इनरिचमेंट,
फ्यूल फैब्रिकेशन किस तरह से करेंगे, आपको माइनिंग में आपको यूरेनियम मिलेगा। यूरेनियम में जो नेचुरल यूरेनियम है वो यूरेनियम 238 है। यूरेनियम 238 के अंदर ओनली 0.7% यूरेनियम 235 है जो आपको चाहिए होता है यूरेनियम। तो इसलिए आपको इसको इनरिचमेंट प्रोसेस करना पड़ता है। इनरिचमेंट प्रोसेस इनटू 2 to 3%, 2 to 3% जब तक नहीं होगी आपको, यानी यूरेनियम 235 सॉरी यूरेनियम 235 2 to 3% उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस है। फ्यूल फैब्रिकेशन है कि डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, किस तरीके से करेंगे। देन फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में आप आएगा। उसके बाद इसका जो वेस्ट है, वेस्ट के अंदर दोबारा भी आप इसको एज अ प्लूटोनियम भी रिकवर कर सकते हैं और यूरेनियम। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स। आपके रिएक्टर्स के टाइप्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। हर मुल्क ने अपने अपनी रिसर्च की है। कनाडा ने पाकिस्तान के अंदर जो लगा सबसे पहले वो केन 2 कहते थे उसको, कनाडा ने प्रेशराइज्ड वाटर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR, इसके अंदर वाटर यूज होता था, हैवी वाटर। देन SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 350 मेगावाट। LFTR लिक्विड फ्लोराइड थोरियम रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर। सबसे यानी कि आप देखेंगे ये अगर ये तो ब्रीडर रिएक्टर, ये अगर आपके पास हो तो ब्रीडर रिएक्टर क्या करते हैं कि आपको ये इसमें एंडलेस फ्यूल है। ब्रीडर रिएक्टर में एंडलेस कि आपका फ्यूल ख़त्म ही नहीं होता, इतना कंज्यूम नहीं करते। ब्रीडर रिएक्टर इतना फ्यूल जनरेट करते हैं कि यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करते हैं प्लूटोनियम में। देर आर 15 टाइप्स। आपको अगर पावर जनरेशन में पढ़ेंगे तो देर आर इन पावर जनरेशन आपको 15 टाइप्स ऑफ रिएक्टर मिलेंगे, 15 डिफरेंट। इससे भी आगे रिसर्च आगे होगी बहुत, 15 टाइप से भी रिसर्च काफ़ी आगे, डिफरेंट टाइप्स। चाइना के अंदर भी उन्होंने अपना एक डिज़ाइन किया, अपना उनका डिज़ाइन है। तो सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स अवेलेबल। स्पेंड फ्यूल रिप्रोसेसिंग है। देन फाइनल डिस्पोजिशन है कि एक न्यूक्लियर मटेरियल है तो कि इसमें काफ़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इन्वायरमेंटल इशू। और काफ़ी इसकी देन कम्स न्यूक्लियर फ्यूल मिलिंग। एक्सट्रैक्ट यूरेनियम फ्रॉम द ओर एंड प्रोड्यूस यूरेनियम ऑक्साइड कंसनट्रेट। सबसे पहले आपने ओर से आपने किया, उसमें से आपने प्रोसेस किया तो यूरेनियम ऑक्साइड फॉर्म में होगा। द ओर क्रश्ड एंड ग्राउंड टू अ फाइन स्लरी विच इज़ देन लीच्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है, टू सेपरेट यूरेनियम फ्रॉम द वेस्ट रॉक। तो सेपरेट प्रोसेस आ गया, यानी कि जो काफ़ी कम्प्लेक्स मेकनिज़म है यूरेनियम की प्रोसेसिंग का। रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड प्रेसिपिटेट एज यूरेनियम ऑक्साइड। प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे जो बैठ जाता है वो यूरेनियम ऑक्साइड है। ठीक है, कंसनट्रेट। तो इतने के लिए आपको चाहिए होगा, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 2000 टन्स, 1000 मेगावाट प्लांट इन ऑपरेशन फॉर 1 ईयर, 1000 megawatt. After drying, packed in 200 लीटर ड्रम्स एंड कैन्स। फिर उसके बाद कुछ येलो केक कहते हैं। ठीक है, येलो केक आफ्टर ड्राइंग, ड्राई करने के बाद एंड यूजुअली हीटिंग, पैक्ड इन 200 लीटर ड्रम्स एज कंसनट्रेट रेफर्ड एज येलो केक। रिमेनिंग और कंटेन मोस्ट ऑफ द रेडिएक्टिव मटेरियल इन रॉक। रिमेनिंग के अंदर भी होगा। बिफोर टेलिंग डिस्पोज केयरफुली इन पिट आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट।
डिस्पोज ऑफ का पूरा मैकेनिज्म है जो दुनिया के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कन्वर्जन एंड इनरिचमेंट। Additional process require U3O2 for being used in reactor. Only 0.7% जो है उसका अवेलेबल एज अ फिसाइल मटेरियल। देयर आर टू टाइप ऑफ मटेरियल हम कहते हैं, फिसाइल एंड फर्टाइल। इस तरह यूरेनियम 238 इज़ अ फिसाइल मटेरियल के इसको हम जो है ना फिशन करके फर्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इन ब्रीडर में आप कह सकते हैं, जो ब्रीडर रिएक्टर है प्लूटोनियम 239, तो ये आ जाएगा फर्टाइल मटेरियल, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टाइल विच इज़ 0.7% नेचुरल होगा, लेकिन हमें 0.7 नहीं, हमें इसको चाहिए 0.3 से 5% इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। वी नीड 3 to 5%। Conversion plants convert U38 into uranium dioxide. Plants which do not require enriched uranium rest sent for enrichment after conversion into uranium hexafluoride। उसे फिर gaseous form में आपने convert करना होता है। Physical process to concentrate one isotope fuel over other called enrichment। ठीक है, gaseous form के अंदर enrichment requires uranium to be in gaseous form। फिर पूरा एक प्रोसेस है, इसमें हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, सेपरेट 2 गैसियस स्ट्रीम्स हैं, लो एनरिचमेंट यूरेनियम है, ठीक है, एंड डिप्लीटेड यूरेनियम है 235। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल, यानी इसके लिए सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं कि वी नीड 3.5 to 5% यूरेनियम का हमें जो नेचुरल में मिल रही है यूरेनियम 238 इन नेचुरल। इस नेचर के अंदर टोटल जो हमें यूरेनियम मिलेगी वो 0.7% है, वो है यूरेनियम 235 विच इज़ यूज्ड फॉर एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसको हमने कन्वर्ट इनरिच करना होता है 3.5 to 5%। मेन प्रोसेस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि इतना डिटेल में कि वी नीड यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल। आपको यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल। अदरवाइज ये ब्रीडर रिएक्टर है, ब्रीडर रिएक्टर में डिफरेंट मैकेनिज्म है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स। लो इनरिचमेंट यूरेनियम कन्वर्टेड टू इनरिच्ड यूरेनियम डाइऑक्साइड इनरिचमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आ गया फ्यूल फैब्रिकेशन। इनरिच्ड यूरेनियम डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू pellets and encased into metal tubes और फ्यूल रॉड्स, यानी कि 27 टन्स रिक्वायर्ड फॉर 1000 मेगावाट इसमें फ्यूल रॉड्स चाहिए होंगे आपको यूरेनियम के। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल स्पेन फ्यूल प्रोसेसिंग। यूज फ्यूल कंटेन 96% ऑफ इट्स ओरिजिनल यूरेनियम। इसको फिर दोबारा आप रिकवर कर सकते हैं। फिसाइल जो है ना फर्टाइल फिसाइल 235 कंटेंट प्रोड्यूस्ड लेस देन 1%। 1% जो है वो रिड्यूस हुआ है। 3% यूज फ्यूल और वेस्ट प्रोडक्ट्स, 3% जो हो गया वेस्ट हो गया है। रिमेनिंग 1% जो है वो इसमें से प्लूटोनियम आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसी वेस्ट में से। 1% इज़ यूज़फुल। इसका भी प्रोसेस करना, इसका निकालना आसान काम नहीं है इसके लिए भी, लेकिन फॉर वेपन्स रीप्रोसेसिंग सेपरेट्स यूरेनियम एंड रीप्रोसेसिंग अगेन, यानी फ्यूल रॉड जब आपके यूज़फुल नहीं है तो उसके बाद रीप्रोसेसिंग के थ्रू भी हम जो है ना सेपरेट यूरेनियम एंड प्लूटोनियम फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय चॉपिंग ऑफ फ्यूल रॉड एंड डिसॉल्विंग इन एसिड। ठीक है, तो रीप्रोसेसिंग के बाद भी हम इसको कर सकते हैं। Uranium recovered from reprocessing contains higher concentration of U-235 than found in nature। यानी कि reprocessing के बाद हमें यूरेनियम 235 फिर दोबारा हम आपको हाई कंसनट्रेशन मिल सकती है। Can be used after conversion and enrichment।
सो प्रीवियस केस में तब नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं बताना चाह रहा था कि इसमें आपको जो फ्यूजन जो रिएक्शन है फ्यूजन के अंदर, वो उसमें डिटेल में नहीं है। फ्यूजन के अंदर इसमें आपको डी प्लस टी ड्यूटियम प्लस ट्राइटियम यानी कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के, जिसके अंदर एक के अंदर 2 न्यूट्रॉन हो, दो और इसके अंदर 3 हो, 2 + 2 प्रोटॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स, देन वी गेट हीलियम प्लस एनर्जी। ये फ्यूजन रिएक्टर्स के अंदर भी काम हो रहा है काफ़ी। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि जो आपकी फिशन रिएक्शन में चेन रिएक्शन है जिसे कंट्रोल करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, और आउट ऑफ कंट्रोल अगर हो तो काफ़ी आपको, जैसे चेरनोबिल का वाक़या हुआ था, फुकुशिमा इन जापान डिफरेंट। तो इस केस में जो फ्यूजन रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर का सबसे जो एडवांटेज क्या होगा फ्यूजन रिएक्टर का, कि इसका आप कह सकते हैं द बिगेस्ट एडवांटेज इज सेफ्टी बिकॉज देयर इज़ नो चेन रिएक्शन, द फ्यूल इज़ कंज्यूम मच लाइक द गैस इन किचन स्टोव। इसे कोई चेन रिएक्शन नहीं है, अगर आपकी इसका कोई फॉल्ट आ जाएगा या रिएक्टर अगर बंद होगा तो ऑलमोस्ट जो है ना वो सब प्रोसेस खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। इस तरह नहीं होगा कि चेन या फिशन की तरह के उसको कंट्रोल करना, प्रोसेस को, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। कि इसी केस में ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि इसके अंदर इसका कंट्रोल इसका ईजी है। लेकिन इसका इग्निशन स्टार्ट के ऊपर सबसे भी इसको इग्निशन किस तरह किया जाए, सबसे उसके ऊपर रिसर्च जो है वो यही जा रही है, और बहुत से मुल्कों के इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। अभी आपको MIT का बताया था कि वहाँ पे उनकी लैब के अंदर जो है, उनकी लैब का नाम है ITER, ये लैब है जो 2027 तक उनका है कि उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है। तो एक किस्म की एक फ्यूचर एक रिसर्च है, देखते हैं इसके अंदर कामयाब होते हैं कि नहीं होते। डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे आप पावर जनरेशन के अंदर। सो दिस इज़ आई थिंक एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2। Next we will start the lecture number 5। अब हमारी असली कहानी स्टार्ट होती है, रिन्यूएबल सोर्सेज, हाइड्रो पावर, बायोमास, बायोफ्यूल, विंड एंड जियोथर्मल एंड सोलर। इंशाल्लाह we will cover this in next lecture।